नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और मोदी के बहुत ही चहेते मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आप मोदी सरकार के जंबो मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, और उसके बाद दोनों इंडिपेंडेंट चार, उसके बाद अब पार्लियामेंट अफेयर्स भी। तो कैसे संभालते हैं इसको आप तो खाली स्पोर्ट्स पर्सन थे पहले। हाँ नहीं, वो सुबह 9 बजे से क्या 8 बजे से ही हम काम में लग जाते हैं, जैसे ही प्राथमिक पूरी होती है, और रात तक 11 बजे तक काम करते हैं। मुझे काम का कभी चिंता नहीं है। शाखा का अनुभव है। मुझे आप अगर कहोगे कि मेरा डिपार्टमेंट क्या है, तो मेरी मानसिकता हमेशा ये रही है कि डिपार्टमेंट ABC नहीं होता है। हम मोदी जी की टीम में है, यही हमारा डिपार्टमेंट है। जो भी काम दिया है वो जिम्मेवारी का है, वो पूरी तरह से सक्षम। पर इसका मतलब ये भी है ना कि पहली बार देखा, मैं तो पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ 35 साल के अंदर, ये मोदी सरकार में क्योंकि उन्होंने वादा किया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अगर उस दृष्टि से देखे तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने देखा, मैंने स्टडी की है इतनी कैबिनेट 11 प्राइम मिनिस्टर की, कि एक इंडिपेंडेंट चार्ज करने वाला मंत्री वो किसी और कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर MOS हो जाता है। ये कभी हुआ नहीं, बहुत कम। आपने जब ये सवाल पूछा तब तक पिछले 85 दिनों में मेरे मन में तो ये सवाल आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हम देखते नहीं। वेंकैया जी मुझे राज्यसभा का जिम्मा दिया है, गंगवार को लोकसभा का दिया, और दोनों का मिलके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया जी है। और सदस्य भी है ना, उनमें से किसी और जो इंडिपेंडेंट चार्ज है जिसके पास, नहीं उनको दे सकते हैं। नहीं, ये मैं गंगवार को लोकसभा का दिया, और दोनों का मिलके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया जी है। और सदस्य भी है ना, उनमें से किसी और जो इंडिपेंडेंट चार्ज है जिसके पास, नहीं उनको दे सकते हैं। नहीं, ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो पहली किस्त थी मंत्रिमंडल की, केवल 5 साल यही रहेगी, इतने ही रहेंगे लोग, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो थोड़े लोग और बढ़ेंगे। नहीं, आपने कहा था कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है कुछ लगता है कि ज्यादा नहीं है, आप पसंद करेंगे ये मिनिस्ट्री छोड़ दे, खत्म हो जाए। आपने ये नहीं कहा छोड़ दूंगा, खत्म हो जाए, ऐसा वर्ड का प्रयोग किया था। नहीं, ये कहा कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, देखो एक मंत्रालय की जरूरत है, उसको आप नाम क्या दे सकते हो, लेकिन सरकार और जनता के बीच में एक पुल बने, सरकार की योजनाओं का सही मायने में प्रचार हो जनता में, और जनता की भावनाओं का सरकार को पता चले, और एक सरकार का प्रतिनिधित्व करके एक स्पोक्समैन की मिनिस्ट्री होती है, वो ये मंत्रालय है। ये एक मंत्रालय का काम है। इसलिए लेकिन दूरदर्शन, आकाशवाणी और इतने सारा ये मीडिया आप अपने अपने अलग है, और मीडिया अपने इतने प्राइवेट चैनल्स आए हैं, इतने प्राइवेट FM रेडियो आए हैं, तो उसका एक रेगुलेटरी जॉब जो है वो रेगुलेटरी होना, TRI के अंदर भी कर सकते हैं आप इसको। तो वो नहीं, एक रेगुलेटरी जॉब होता है, वो तो मंत्री की जरूरत नहीं, मतलब मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, फुल मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, अब ये विवाद नहीं है। देखो एक मंत्रालय है, उसका सार्थक उपयोग करना है। दूरदर्शन वैसे ही बोरिंग होता जा रहा है, TRP उसकी गिरती चली जा रही है, मार्केट शेयर गिरता चला जा रही है, तो कमर्शियलाइजेशन दूरदर्शन का तो हो ही रहा ना। होगा। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हम कुछ प्रयास करें, मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं है कि ये केवल सरकारी, एक चर्चा आइडियोलॉजिकल ये भी है कि प्रसार भारती की निष्पक्षता, एक ऑटोनॉमस की अवस्था कब जरूरत थी, जब एक ही दूरदर्शन था, एक ही आकाशवाणी था। अब इतने आकाशवाणी है, और अब 700 से ज्यादा चैनल हो गए प्राइवेट भी। तो जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई, तो सरकार का खुद का एक भी चैनल हो, उसका भी एक केस बनता है। वो एक विषय चर्चा का है, लेकिन कि जो इतने सारे बाकी चैनल हैं, कंपटीशन में सरकार का एक तो सरकार का एक चैनल बनता है, यानी उसमें कोई गलत नहीं होगी। लेकिन आज ये निर्णय नहीं हुआ है। आज हम जो प्रसार भारती है उसको अभी बनाए रखा है। हम चाहते हैं, हमने प्रसार भारती के अध्यक्ष को क्या कहा, अध्यक्ष को नहीं हुआ है, CEO को और उनकी टीम को क्या मैंने कहा, एक ही कहा कि आपका काम है कि दूरदर्शन लोगों की पहली पसंद कैसे बने। इतने निकले हैं, तो वो आपका चैलेंज है। आप क्वालिटी के प्रोग्राम देंगे तो, नहीं तो रिमोट कंट्रोल व्यूअर के हाथ में है, तो वो तुरंत देखेगा। तो कंपटीशन में जैसे बाकी चैनल चलते हैं, हमारी चैनल भी वैसे ही चलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर मैं एक चैनल, निजी चैनल मैं चलाता, तो मैं कैसे चलाता, मेरा सदा लगातार ये रहेगा कि मेरी विशेषता कैसे बनेगी, और मेरी प्रतिस्पर्धा में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंदीदा बनूंगा।
तो यही मैं चैलेंज रखा है हमने, और उसके लिए सारे सहायता तैयार करेंगे, सारी स्वतंत्रता देंगे, लेकिन ये चैलेंज निश्चित है कि शिवधनुष्य उठाओ कि जनता की नजर में पहली पसंद बनो। पर एक बात डिस्कशन शुरू हो रही है कि जैसे आपने कहा 250 चैनल हैं, एफडीआई की बार बार लॉबी होती है कि एफडीआई ये बढ़ाई है। मेरे को याद है अटल जी के सरकार में 26% हुआ था, उससे पहले कांग्रेस ने किया था, फिर न्यूज में आपने करने दिया, फिर परिवर्तन हो गए, बहुत सारे चैनल आ गए, तो अब डिमांड उठ रही है कि एफडीआई न्यूज के अंदर बढ़नी चाहिए, 49% होना चाहिए, 74% होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि एफडीआई आने से कई बार देश की फॉरेन कैपिटल आएगी तो अपनी दृष्टि से न्यूज दिखाएंगे। देश हित में फॉर एफडी है या नहीं है, या आप आने देंगे 49%? मुद्दा इतना है कि एफडीआई के बारे में हमारी पार्टी की भूमिका हमेशा एफडीआई के अनुकूल रही है, लेकिन एफडीआई सभी क्षेत्रों में अनिर्बाध हो ऐसा हमने नहीं डिटेल कहा। में जैसे आपने कहा नहीं, हमने जैसे 100% एंटरटेनमेंट में अभी है, बिजनेस चैनल में, लेकिन न्यूज में अभी 26% है। तो अभी तो इसके बारे में हमने निर्णय दूसरा कुछ नहीं लिया है, जो है वो है। अभी आपका विचार, आपके विचाराधीन नहीं है? अभी विचार में नहीं है ये कोई इसके विचाराधीन प्रस्ताव, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी हमारे सामने नहीं है। एक है कि जैसे मैं देखता हूं किड्स की चैनल है, मेरी भी पोती है, मैं दिखाता हूं, तो वो मुझे लगता है कि विदेशी चैनल अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए मुझे कभी नहीं, उल्टा वर्ल्ड का सारी दुनिया की कथाएं उसको समझे, उसका अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक 30-40% कोई इंडियन कंटेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि यहाँ एफडीआई एंटरटेनमेंट में या किड्स चैनल में वहां पर इंडियन कंटेंट हो, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे आपकी उनको कहो कि इंडियन कंटेंट दिखाएंगे। ट्राई ने कहा कि क्रॉस ओनरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या लगता है कि आपको लगता है कि देश के अंदर मीडिया क्रॉस ओनरशिप के बारे में आप उसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे ट्राई की रिपोर्ट? नहीं, देखो इस पे मैं एकदम अंतिम राय तो अभी नहीं बनी है, क्योंकि अभी अभी परसों उनकी सिफारिश आई है, और उसमें जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। लोग पूछते हैं कि भाई अगर 4-5 हाथों में अगर पूरी इंफॉर्मेशन आती है, उद्योगपति लेने लग गए तो क्या होगा? तो इसलिए ये एक बेहद मुद्दा गंभीर है, जिसकी चर्चा समाज में होनी चाहिए, उसके बाद सरकार कोई फैसला करती है। सरकार अभी ओनरशिप के बारे में हम, क्योंकि जो उद्योग है उसकी आजादी है इस देश में, कोई बिजनेस ठीक तरह से नियम, अमेरिका में रूल है, सभी जगह है, सभी राज्य देशों में है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। इस देश के अंदर उसका भी अध्ययन जो है करेंगे मीडिया के अंदर ओनरशिप की, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आपका कहना ये? हाँ, चर्चा तो होनी चाहिए, और ट्राई का जो गंभीर मामला आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ट्राई के रिपोर्ट पर चर्चा होगी ही। जब से आपकी सरकार आई है कम्युनल राइट्स हो गए हैं, बिल्कुल, तो आप भारत का जो है हिंदूकरण करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये देखो, मोदी जी ने सभी प्रचार में पहले क्या कहा, और जिसकी बोलती बंद हो गई विरोधियों की, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान को ये तय करना है कि आपस में लड़ना है या दोनों मिलकर गरीबी, अज्ञान और अंधश्रद्धा से लड़ना है। विकास के लिए दोनों मिलकर आगे बढ़ना है या आपस में लड़के एक दूसरे को मार मिटाना है। तो ये उनका हमेशा कैंपेन का थीम रहा। वो 125 करोड़ लोगों की बात करते, वो कोई 105 करोड़ और 20 करोड़ ऐसा अलग नहीं सोचते। पर सवाल तो दंगे बड़े हैं, तो उसके लिए ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए अखिलेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। संघ के लोग जिम्मेवार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी जगह नहीं। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे यूपी के लोगों की, आप जीत नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, उल्टा हुआ इस बार, तो उनका किसी का सीट ही नहीं बचा, क्योंकि आप समझ लीजिए केवल जाति के आधार पर लोगों को बरगलाना अब लोग सहन नहीं करते। गरीब ने ये मैंडेट दिया है, गरीब ने कहा है कि भाई हमें विकास चाहिए, सुशासन चाहिए। विकास की बात आपने की, विकास, आप एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वजह से ऐसा लगता है हम लोगों को भी, सारे देश को, कि उसकी मिनिस्ट्री की वजह से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 0 पे आने की। बिल्कुल, आपने जो कहा यही मुझे विरासत में मिला, लेकिन पिछले 85 दिन में हमने जो प्रयास किया है और मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमने काम किया, उसका रिजल्ट आप देखो। सारे मार्केट में आप जाओ, आपको हर इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी आई है। हमने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 2 दिन मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई। कहीं भी पर्यावरण को सही मात्रा में कहीं नुकसान होता है तो वो नहीं हम मंजूर करेंगे। पर आपको लगता है एनवायरमेंट के अंदर कहीं, आप लोग कहते करप्शन बहुत थी वहां पर, कोई टैक्स वैक्स आप भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसा है, ऐसा कोई टैक्स था वहां पर? हमने एक टैक्स लगता था, हमने एक तरह से, नहीं, मोदी जी ने कहा बिल्कुल, और बाकी सबने कहा। तो आपको लगता है आने के पता लगा कि ऐसा कुछ था? मेरे पास बहुत जानकारी मिली है मुझे, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चित्र था। मैं आपको बताऊं,
मैंने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में प्राइम मिनिस्टर पहले मनमोहन जी थे, तो उनके समय जो पेंडिंग प्रोजेक्ट उन्होंने प्रायोरिटाइज किए थे, उसको हमने देखा और वो क्लियर हो गए, यानी वो ठीक थे। हमने हमारे बोर्ड में क्लियर किया और ये मैंने मनमोहन जी को बताया कि ये आज सर हमने ये निर्णय लिए, तो बोले बहुत अच्छा किया। यानी कि उस सरकार में उनके क्लियर किए हुए बोर्ड रुक जाते थे? नहीं, हाँ, उनके ही रुकते थे, यानी मुझे भी आश्चर्य लगा। तो आपको लगा जयंती टैक्स या एनवायरमेंट टैक्स का एक मामला जो है उसमें कोई दम है जो आप लोग चार्ज लगाते थे फाइलें देखने के ऐसा है, मैं व्यक्ति के संबंध में और ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ थी? नहीं, गड़बड़ दोनों तरह से थी, आइडियोलॉजिकल भी थी। ऐसी एक तरह से बन गया पर्यावरण मंत्रालय कि उसका खौफ एक बन गया, उसका लोगों को लगने लगा। और एक एक प्रोजेक्ट देखो सर, 1200 1500 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए, और वो अगर प्रोजेक्ट 3 साल बेवजह अगर रुक जाए तो ये तो अपराध है। एक तरफ आप खोल रहे हैं एनवायरमेंट को, ग्रोथ के माध्यम से कर रहे हैं, बाकी विदेशी ताकतें जो आपकी ओमिशन के मामले में, उसके मामले में दबाव डाल रही हैं, कम करिए, ये करिए। मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। राजनीतिक मजबूरी है? नहीं, रणनीति के तहत कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री पहले घोषित करते हैं, रणनीति के तहत कुछ राज्यों में नहीं करते। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर से। जो हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, कि आप जीएम जैसे कॉटन के ऊपर आपने एक बार कह दिया कि खोल दिया, आप कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद ये जाते हैं आप नैरोबी गए या इधर उधर गए, वहां पर दबाव पड़ा कि एमिशन इंडिया कंट्रोल करे, वो नहीं करना चाहते अपना कंट्रोल, तो आप उस दबाव में हैं कि इसलिए आप एनवायरमेंट कंट्रोल के ऊपर उनकी भाषा में दबाव में आ जाएंगे? ऐसा लगता है आएंगे। जीएम कॉटन का आपने अनाउंस कर दिया? नहीं, मैंने वही बता रहा हूं, जीएम के बारे में हमारी एक जो बॉडी बनी है उसने एक निर्णय दिया कि इसकी फील्ड ट्रायल को अलाउ करें। अभी तक उसका ड्यू डिलीजेंस होके मेरे पास फाइल नहीं आई है, लेकिन मैंने एक जगह ये जरूर कहा कि विज्ञान को आप रोक नहीं सकते। कहा आपने। और विज्ञान को रोकना अपराध होगा। वो अपने यहाँ टेस्ट नहीं करते, आप यहाँ क्यों टेस्ट करने आते हैं? नहीं, वो अपनी कंडीशन है, वो हमारी कंडीशन है। वो तो कहते हैं बाकी विदेशी कंपनियां कि हमने यूरोप में टेस्ट किया, हमने अमेरिका में टेस्ट, रोक नहीं सकते। कहा आपने। और विज्ञान को रोकना अपराध होगा। वो अपने यहाँ टेस्ट क्यों नहीं करते, आप यहाँ क्यों टेस्ट करने आते हैं? नहीं, वो अपनी कंडीशन है, वो हमारी कंडीशन है। वो तो कहते हैं बाकी विदेशी कंपनियां कि हमने यूरोप में टेस्ट किया, हमने अमेरिका में टेस्ट किया, हमने अफ्रीका में किया है। अपनी भूमिका ये है कि हमारे यहाँ टेस्ट किए बिना हम नहीं मानेंगे। और दूसरी बात है, ये तो फील्ड ट्रायल की बात है, उसके बाद वो खाने के लिए सेफ है कि नहीं, ये फील्ड ट्रायल्स भी 10 साल चलते हैं, और खाने के लिए सेफ है कि नहीं, फैसला कुछ नहीं किया आपने? अभी नहीं किया क्योंकि फाइल आनी बाकी है। तो फाइल आने पर फैसला करेंगे। भाई संघ के लोगों ने आखिर दबाव डाला आपके ऊपर? ऐसा नहीं होता है, दबाव नहीं होता है, सबके सुझाव हम लेते हैं। अच्छा, इसलिए और जो गैस का जो आपके एमिशन के मामले में गैस हाउसेज का चल रहा है, गैस हाउसेज एमिशन के बारे में भारत की भूमिका एकदम साफ है कि विश्व मंच पे हम उलट ताकत से लड़ रहे हैं। परसों ही मैंने यहाँ बेसिक कंट्रीज की जहां चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका सबके मंत्री आए थे। हमने ये कहा है कि दुनिया में ऐतिहासिक तौर पर जिनकी जिम्मेवारी बनती है प्रदूषण की और जिन्होंने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जिम्मेवारी है कि विकसनशील देशों को मदद करे, तकनीक नया उपलब्ध कराए बहुत सस्ते में या फ्रीली। वो टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और उनको जिम्मेवारी है एमिशन कट करने की। हमें अभी विकास करना बाकी है। हमारे 30% के दबाव में नहीं आने वाले हैं ना? बिल्कुल नहीं आएंगे जब तक आपकी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं आएंगे। गैस हाउसेज एमिशन की बात उनकी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब पॉलिटिक्स चल रही है, महाराष्ट्र के आप हैं, तो महाराष्ट्र में चुनाव होना है, तो वहां पर शिवसेना और आपका कभी कभी झगड़ा होता रहता है, तो कौन सीटें ज्यादा लड़ेगा आप वहां पर? नहीं, वो हमारे यहाँ पहले भी हर चुनाव में थोड़ा निगोशिएशन होता है और थोड़ी थोड़ी सीटें बदलती है। आप पार्लियामेंट में इतनी सारी सीटें जीते हैं। तो दोनों दल मिलकर ही निर्णय करते हैं, लेकिन हम अलायंस करके ही लड़ेंगे। और इस बार तो हमारे साथ और भी 2-3 तो आप बीजेपी 119 से ज्यादा लड़ेगी कि नहीं? मुझे तो हमेशा ही विश्वास है उससे ज्यादा लड़ेंगे आप। निश्चित। पर चीफ मिनिस्टर किसका होगा वो देखते हैं, वो उसका भी चर्चा, हम ऐसे विवाद में उलझना ही नहीं चाहते अभी। उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करने में क्या परेशानी है चीफ मिनिस्टर? नहीं, ऐसा है, महाराष्ट्र में 1960 में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, तब से किसी भी पार्टी ने किसी भी चुनाव में कभी भी किसी का नाम भी मुख्यमंत्री करके आज तक बताया ही नहीं।
क्योंकि पर अब तो ये फैशन हो गया ना कि आप मुख्यमंत्री का करते हैं, दिल्ली में आपने किया था, नहीं होती, राजनीतिक मजबूरी है। नहीं, रणनीति के तहत कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री पहले घोषित करते हैं, रणनीति के तहत कुछ राज्यों में नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में किसी भी दल ने नहीं किया है। अभी तक 75 दिन के अंदर जो आपके होने गए, 100 दिन की बात आएगी, आप क्या कहेंगे कि आपकी सरकार ने क्या अचीव किया? 3 अचीवमेंट बताइए। 3 अच्छे दिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, लोगों को अच्छी दिन दिखाई दे रहे। देखो 24 आज का ही उदाहरण है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये कमीशन अपॉइंटमेंट का बना, ये विषय 24 साल चला। आपकी इंश्योरेंस बिल जिसे एफडीआई लाना चाहते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट है कोई बात? यानी कि कांग्रेस ने शुरू किया आपके लिए, या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जहां पर है वो जरूरी है, या देश की तरक्की हो जहां पर? हमारी, आपको पता है पिछले 3-4 साल में जितनी विदेशी इन्वेस्टमेंट आई, उससे ज्यादा देशी उद्योगियों ने बाहर निवेश किया। जहां से पैसा ज्यादा आया। और आज हमने जो पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने काम किया है, बजट हो, रेल बजट हो, या हमारे पर्यावरण विभाग का काम हो, या अन्य विभागों का हो, इंश्योरेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल खोलना या उसमें एजुकेशन में निवेश आएगा। देखो निवेश आएगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तब सरकार की आय बढ़ती है। तीसरी चीज है कि महंगाई को लगाम लगाया, मैं बताऊं कैसे। 100 चीजों पर डेली मॉनिटरिंग हो रहा है, हर सप्ताह संबंधित मंत्री मिलते हैं, और उसको देखते हुए जैसे जो भी संभव है लोगों को राहत देने का, और समय डिसेंट्रलाइजेशन किया। और 10 लाख टन जब हमने माल बाजार में लाया गोदाम से निकाल के, तो प्राइसेस स्थिर हो गई, और किसान को भी न्याय देंगे और ग्राहक को भी लूटने न देंगे। चलिए, अच्छे दिन आपके हिसाब से आ गए हैं, बिल्कुल, और अच्छे आने वाले हैं, और निश्चित आने वाले हैं, और लोगों को एक ऐसा सुशासन मिलेगा कि लोग बार बार ये सरकार चुनेंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सच्ची बात इसी चैनल पर, इसी वक्त। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।